अच्छा कल का डेटा भी तो होगा डाउनलोड? हाँ डाउनलोड होगा, वो कब है? वेदरशीट डॉट से मिल जाएगा डाउनलोड। पहले डाउनलोडिंग इसका भी आज का निकल जाए, ठीक है, तो फिर इसको ये हो गया डाउनलोड। दूसरा ये हो गया है ना 30। बट कैसे हाँ यहाँ से यहाँ थ्री डॉट से मिल जाएगा, है? डाउनलोड पे देखना है ना। हाँ डाउनलोड है ना, हाँ किस जगह मिलेगा? किस जगह मिलेगा? मेडिकल चलिए हम लोग यही पढ़ रहे थे ना, ठीक है? उत्तर प्रदेश पढ़ रहे थे। जैसे आज जो है, आज से 1 घंटे यूपी और 2 घंटे इथिक्स चले, ठीक है ना? क्योंकि इथिक्स में विश्लेषण ज़्यादा है, एग्जाम्पल्स ज़्यादा है, ठीक है ना? क्लियर? तो उस हिसाब से, ठीक है ना, इथिक्स को जरूर क्लास ले चलो, ठीक है ना? क्लियर? और इसमें फैक्ट ज़्यादा है, उसमें क्वेश्चन है, समझना है, क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना आप लोगों के लिए यूजफुल है। और जितना मैं क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा या मटेरियल जो भी मैं पढ़ाऊंगा, उस सबके पीडीएफ्स मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है ना? यहाँ डाउनलोड रहेगा या सर के पास मैं भेज दूँगा, जो भी ग्रुप बना होगा उस ग्रुप में चला जाएगा। आप केवल उतना भी पढ़ लो, दैट वन इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर एथिक्स एग्जामिनेशन, ठीक है ना? एथिक्स के पेपर के लिए सफिशिएंट, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना? जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, चाहे जो, ऐसा नहीं है कि बस उतना ही पढ़िए, आप अपनी एक रेफरेंस बुक रख सकते हैं, ठीक है ना? उस बस एक समझने के लिए, समझ विकसित करने के लिए कि जैसे जैसे जिस क्रम से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना? जैसे होता क्या है कि इथिक्स अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें होता क्या है कि क्रम बड़ा उल्टा सीधा है, ठीक है ना? कोई भी किताब में ये नहीं समझ में आता है, किताब इतनी मोटी होती है, ठीक है ना? आप दृष्टि IAS की लेंगे, इतनी मोटी आएगी, ठीक है ना? घटना चक्र की भी लेंगे, इतनी मोटी आएगी, अन्य भी लेंगे, हर कोई मतलब आप 250-300 पन्नों से नीचे नहीं आने वाली है, ठीक है ना? ये अब उसमें ये बच्चा पहली बार में डिसाइड नहीं कर पाता है कि पढ़ना क्या है एक्चुअल, ठीक है ना? कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आएंगे, तो जैसे जैसे जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं, क्वेश्चंस करवा दिया जा रहा है, क्वेश्चन से फ्रेम आउट हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाउ दे आस्क, ठीक है ना? व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्किंग इन योर एग्जामिनेशंस, आपके एग्जामिनेशंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पुटअप कैसे, ठीक है ना? क्लियर? उसकी रूपरेखा आप देख लेंगे, उसी के हिसाब से क्या हो जाएगा, मेंशन हो जाता है, सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो वही है, इसी वजह से जो भी PDF दिया जा रहा है, बताया जा रहा है उसमें, ठीक है ना? मैं वो समझा दूँगा कि ये है, इसके बाद आपको ये पढ़ना है, ये एग्जाम्पल्स, बस आप उसे एक बार
रिवाइज कर लें, और जो अपनी रेफरेंस बुक हो उससे भी जा करके घर पे अगर एक बार पढ़ सके तो पढ़िए, नहीं तो ये भी जो है इसे बार बार अगर आप पढ़ते रहेंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट। कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास सफिशिएंट मैटर नहीं होता, सफिशिएंट मैटर, ठीक है ना, क्लियर। चलिए खैर, अब लोग यूपी में आ रहे थे, यूपी का पढ़ रहे थे, यूपी में कहाँ तक हो गया? यहाँ तक शायद हो चुका था ना, यहाँ तक हो गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित दीनदयाल ये हुआ था कि नहीं? पंडित दीनदयाल सामूहिक देश का ये हो गया था, उसके बाद ये भी हो गया था, मुख्यमंत्री विवाह योजना ठीक, सामूहिक विवाह भी हो गया था, ठीक, ये नहीं हुआ था, ठीक है ना। चलिए इसे देख लेते हैं, ठीक। ये दिया हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर हम बात करें, ठीक, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये मार्च 2019 में चालू हुई थी। कब हुई थी? मार्च 2019 में चालू हुई थी, ठीक। कब? मार्च 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2019-20 और आगामी वर्षों के लिए खरीफ और रबी फसलों के मौसम में लागू करने का निर्णय लिया गया, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज है, मतलब फसल बीमा योजना का मतलब समझिए। जैसे था क्या कि एक था हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है ना, क्लियर। ये पहले पूर्व में ये योजना केंद्र सरकार द्वारा चल रही थी, ठीक है ना, केंद्र सरकार द्वारा चल रही थी, ठीक। और एक चल रही थी पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ठीक, जो कि खरीफ और रबी फसलों के लिए, ठीक है ना, चल रही थी। यूपी गवर्नमेंट ने उसी को स्टार्ट किया है। कब से स्टार्ट किया है? 9 मार्च 2019, ठीक है ना। अगर ये राज्य सरकार के उस पर पूछा जा रहा है तो आप क्या बताओगे? 9 मार्च 2019 को ये योजना शुरू की गई, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद खरीफ और रबी फसलों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पे सभी जनपदों में लागू की गई थी, ठीक। तो ये अगर पूछा जाए मेनली ये किसके लिए है? खरीफ और रबी फसलों के लिए, ठीक है ना, क्लियर। खरीफ और रबी फसलों के लिए है, ठीक। जायद फसल इसमें सम्मिलित नहीं, ठीक। क्रियान्वयन की बात कर लें तो क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी जो है, बात है, अच्छा, क्रियान्वयन जो करने वाली एजेंसी है वो भारतीय कृषि बीमा कंपनी, ठीक है ना। इसका क्रियान्वयन जो है, क्रियान्वयन का मतलब क्या? एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन जो कर रहा है वो भारतीय कृषि बीमा कंपनी, ठीक है ना, क्लियर। कृषि बीमा कंपनी वित्तीय सहायता जो है वो प्रतिकूल मौसम की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित फसल की बुआई न कर पाने, ठीक, फसल बुआई से कटाई की अवधि में प्राकृतिक आपदाओं, जैसे है क्या कि जो प्रतिकूल मौसम है, जैसे रबी के लिए अलग प्रतिकूल मौसम है और खरीफ के लिए अलग मौसम, ठीक है ना, उसमें अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की बुआई न कर पाने की स्थिति है। मतलब जो एक टाइम पीरियड था उसमें हम लोग नहीं कर पाए, ठीक। उसके बाद फसल बुआई से कटाई की अवधि में प्राकृतिक आपदाओं पर, ठीक है ना, प्राकृतिक मान लीजिए आपदा आ जा रही है या समथिंग कुछ आ जा रहा है जिसके कारण हमारा नहीं हो पाया, तो फाइनली उन स्थिति में वित्तीय सहायता दी जाएगी। फिर उसके बाद कृमियों से फसल नष्ट होने पे, कृमि का मतलब होता है वर्म्स, ठीक है ना, कई सारे वर्म्स होते हैं जो हमारे फसल को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो उस स्थिति में रोगों से और फसल कटाई के बाद आगामी 14 दिन में खेत में कटी फसल की क्षति की स्थिति में, मतलब अगर खेत में जो फसल रखा हुआ है 14 दिन के अंदर, ठीक है ना, अगर ये घटना घट रही है तो उस समय आपका बीमा कवर रहेगा और आपको वित्तीय सहायता दी जाएगी। मतलब कंडीशंस क्या क्या है? 3 कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये कह रहा है कि जो नियत समय था, अनुकूल समय था, चाहे वो खरीफ का हो चाहे वो रबी का हो, अगर हम नहीं बुआई कर पा रहे हैं उस समय,
दूसरी चीज है क्या, रोगों से, ठीक है ना, जैसे कृमि है, ठीक है ना, कृमि यानी वर्म्स, या कोई रोग हो गया, ठीक है ना, उस स्थिति में बीमा कवरेज होगा, ठीक। या फसल रखी हुई है 14 दिन तक के भीतर अगर कुछ हो जा रहा है तो उस समय हमको क्या होगा, बीमा कवर में वित्तीय सहायता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर। और दूसरा क्या कहा है, प्राकृतिक आपदाओं पे, ठीक है ना, नेचुरल डिजास्टर्स पे, जैसे आंधी आ गई, तूफान आ गया, ठीक है ना। भारत में क्या आता है भाई, साइक्लोन आता है, साइक्लोन यानी चक्रवात, ठीक है ना, क्लियर। ये साइक्लोन ही है जो प्रभावित करता है, ठीक है ना, फसलों को। अभी 2 से 3 दिन पहले क्या था कि बारिश अचानक से होने लगी, ओला पड़ा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्या था, एक तरह का डिजास्टर ही है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब अनचाही प्राकृतिक आपदा है, ठीक है ना, क्लियर। कहने का मतलब ये है कि अब देखिए कि इस समय फसल किसकी है, सरसों कटने की बारी आई है, गेहूं कटने की बारी आई है कि नहीं है। मतलब कई लोगों के यहाँ कट चुका है और कई लोगों के यहाँ कटना बाकी है। अब ऐसी स्थिति में अगर आपदा आ जाए और फसल रखी हुई है, बर्बाद हो जा रही है, मान लीजिए आपने गेहूं काट करके रखा और 14 दिन के भीतर आपदा आ गई, ठीक है ना, फसल क्या हो गया, नष्ट हो गया। आपके पास रखने भर की जगह नहीं है, कहाँ आप रखोगे, खेत खलियान में ही रखोगे, क्योंकि उसके बाद थ्रेशर चलवाना है, ठीक है ना, गेहूं का सेपरेशन होगा, फिल्टर होगा, ये सब होगा। तो जो प्रोसेसेस है वो प्रोसेस हुआ नहीं, उससे पहले आपदा ने आकर के सारी चीज़ें क्या कर दी, नष्ट कर दी। तो फाइनली आप क्या करोगे, यही होगा कि हमको बीमा कवर है, उससे वित्तीय सहायता सरकार की ओर से फसल बीमा योजना से प्राप्त हो जाएगी। और इसका क्रियान्वयन कौन करेगा, क्रियान्वयन भारतीय कृषि बीमा कंपनी करेगी, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद दिया हुआ है कृषकों द्वारा विहित प्रीमियम अंश से अधिक एवं फसल के वास्तविक प्रीमियम दर के अंतर्गत धनराशि को प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केंद्र व राज्य सरकार बराबर वहन करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। जैसे होता क्या है कि प्रीमियम जमा किया जाता है, कोई भी बीमा अगर आप करोगे तो उसके लिए कुछ छोटी धनराशि, ठीक है ना, वो क्या होता है, प्रीमियम के रूप में जमा किया जाता है। उसका वहन केंद्र सरकार और राज्य सरकार बराबर हिस्सों में क्या करेंगे, वहन करेंगे, ठीक है ना, यही समझाया है। उसके बाद इसमें है विशेषताएं, मतलब इस बीमा, ठीक है ना, योजना की विशेषताएं क्या क्या है ये जानिए। फसल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत बीमित राशि के रूप में निर्धारित है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब फसल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत बीमित राशि के रूप में क्या है, निर्धारित है। मतलब प्रति हेक्टेयर उत्पादन पे जो लागत होगा उस पर वित्तीय सहायता आपको प्राप्त होगी। खाद्य फसलों हेतु कृषक द्वारा विहित प्रीमियम अंश खरीफ फसल हेतु बीमित राशि का 2% होगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, किसको, इस 2% वाले को, ठीक है ना, कि जो भी हमारी बीमित राशि वो मिलेगा खरीफ के लिए, ठीक है ना, प्रीमियम जो हमें प्रीमियम अंश है तो वो कितना होगा, 2% होगा, ये प्रीमियम जमा करना रहेगा, ठीक। आगे आइए, रबी फसल हेतु 1.5% अथवा वास्तविक प्रीमियम दर जो कम हो, ठीक है ना, रबी फसल के लिए कितना, 1.5%। तो ये डेटा याद रखना है, ठीक है ना, यहाँ डेटा ये याद रखना है कि खरीफ फसल के लिए कितना, 2% प्रीमियम, ठीक है ना, और रबी फसल के लिए कितना % प्रीमियम, 1.5% प्रीमियम, या जो वास्तविक अंश इन दोनों में से जो भी कम हो, हालांकि 1.5 लिखिएगा, उसको 2 ही रहिएगा, ठीक है ना, यही पूछे जा सकते हैं। आगे आते हैं, नकदी फसल हेतु बीमित राशि का 5% प्रीमियम, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। जो नकदी फसल है, नकदी यानी कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है ना, जो भी हमारे कैश क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, नकदी फसल, ठीक, जिससे आप लोग ज़्यादा नकद प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो वो आपकी नकदी फसल, उसमें 5% प्रीमियम उसका देना पड़ेगा, टोटल का 5%, ठीक। तो 3 हो गए। खरीफ में कितना, 2%, ठीक है ना, रबी में कितना, 1.5%,
और हमारा नकदी फसल यानी कैश क्रॉप्स में कितना 5%, ठीक है ना। क्लियर। बीमा कंपनी द्वारा कृषकों को देय क्षतिपूर्ति की राशि बैंक खाते में जमा करने की व्यवस्था है, ठीक है ना। उपयुक्त तरीकों से हुए फसल की क्षति का आकलन फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर आकलित है। ये सब फालतू चीजें, ठीक। मेन तथ्य एक बार फिर से जान लीजिए। प्रीमियम का मतलब ये है कि जैसे जो टोटल बीमा आप करा रहे हो, मान लो आप बीमा करा रहे हो 10 लाख का, ठीक है ना। जो एक आपको एक लेवल बनाया गया होगा ना कि आप क्या करोगे कि कितने का बीमा आप कराओगे, या सरकार द्वारा जो बीमा राशि दी जाएगी सरकार ने भी तय किया होगा या आप द्वारा तय कर, ये तो जो करवा रहा होगा वो जानेगा। बस आप समझने के लिए जान लो कि मान लो आप 10 लाख का बीमा करा रहे हो, ठीक है ना। क्लियर। तो 10 लाख का बीमा कराने जा रहे हो तो उसका 2% खरीफ फसल के लिए उतना आपको जमा करना पड़ेगा, 1.5% रबी फसल के लिए जमा करना पड़ेगा। और अगर 10 लाख कैश क्रॉप के लिए जमा करवा रहे हो तो उसका 5%। किसका 5%? 10 लाख का 5%। समझ में आया? तो मतलब टोटल जो राशि है बीमित राशि, ठीक, जो वित्तीय सहायता आपको प्राप्त होगी कवरेज, ठीक है ना। क्लियर। वो आपको इतना प्रीमियम अंश देना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर। हाँ, अगर आपदा नहीं आई या ये तीनों कंडीशन में से कोई नहीं होगी तो जो जमा राशि है वो सरकार के खाते में जाएगी, वो कहीं से भी आपके खाते में वापस आने वाली नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ये नियम है, नियम एंड शर्तें लागू, ठीक है ना। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, ठीक, एक्सेट्रा। फिर स्टार्ट कर देते हैं, बाकी आप समझिए, ठीक। चलिए, समझ में आया? तो इस फसल बीमा का फिर से एक बार जान लीजिए, एक बार क्या क्या मेन अंश है इसको याद करने के लिए। ये कब, ठीक है ना, केंद्र सरकार द्वारा जो चलाई जा रही थी उसी को राज्य सरकार द्वारा 9 मार्च 2019 को स्टार्ट की गई, ठीक है ना। क्लियर। आगे आते हैं, किन फसलों के लिए की गई? रबी और खरीफ फसलों के लिए, ठीक है ना। रबी और खरीफ फसलों के लिए किस स्तर पर? ग्राम पंचायत स्तर पर सभी जनपदों, ठीक है ना। जैसे 75 जिले हैं तो 75 जिलों में वो क्या की गई थी? लागू की गई, ठीक है ना। क्लियर। किस स्तर पर? ग्राम पंचायत स्तर पर। क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन कौन कर रहा था? एग्जीक्यूशन कर रहा था भारतीय कृषि बीमा कंपनी। भारतीय कृषि बीमा कंपनी जो है इसका एग्जीक्यूशन कर रहा था, क्रियान्वयन कर रहा था। वित्तीय सहायता किन उस पर मिलता? शर्तों पर मिलता। 3 शर्त थी। पहला क्या कि जो प्रतिकूल मौसम है उसमें आप बुआई न कर पाए। दूसरा क्या? दूसरा ये कि भाई प्राकृतिक आपदा आ जाए, डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, ठीक है ना, आंधी तूफान साइक्लोन ये सब आ जाए। तीसरा क्या कि भाई फसल या तो वर्म से या तो रोगों से, ठीक है ना, नष्ट हो जाए, या फसल रखी हुई है 14 दिन तक उसमें कोई आपदा उपदा आ गई जिससे फसल नष्ट हो गई तो उस पर भी कवरेज है, ठीक है ना। ये 3 कंडीशंस हो गई। उसके बाद इसमें ये कहा हुआ है कि प्रीमियम अंश के बारे में। प्रीमियम अंश जो भी होगा हमारे प्रति हेक्टेयर पे होगा। कितने होगा? प्रति हेक्टेयर पे होगा। पहला ये जो उपज का प्रति हेक्टेयर है। फिर उसके बाद इसमें 3 फसलों के लिए अलग अलग चीज कहा है। क्या कहा है? एक खरीफ फसल के लिए, खरीफ फसल के लिए 2%, ठीक, रबी फसल के लिए 1.5% और कैश क्रॉप्स के लिए 5%, ठीक है ना, नकदी फसलों के लिए। बस इतना ये कहा है और फिर आपको वो मिल जाएगा। फिर आते हैं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ठीक है ना। क्लियर। देखिए ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये लागू खरीफ और रबी फसलों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सभी जनपदों में, ठीक। क्लियर। फिर उसके बाद विशेषताएं। विशेषताएं क्या है? अच्छा, इसको कहीं भी कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये दोनों योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही। 9 मार्च 2019 को किसके द्वारा चलाई गई? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। क्लियर। ऊपर इसी वजह से लिख दिया है, तो ऊपर था प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना, और नीचे क्या है, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। ठीक, वही चीजें हैं कि रबी और खरीफ फसलों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पे सभी जनपदों में। ठीक, आगे आते हैं। विशेषताएं क्या है ये जानिए। विशेषताओं में लिखा है जोखिम के दृष्टिगत प्रदेश के 75 जनपदों में 6 से 7 जनपदों के 12 समूहों में विभाजित किया गया। ठीक है ना, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, मेनली आपका इंपॉर्टेंट यही है कि किसके किसके लिए, रबी और खरीफ के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सभी जनपदों में। ठीक, आगे आते हैं। इन्हीं एकत्रित आंकड़ों के आधार पर योजना के प्रावधानों के अनुसार क्षति का आकलन कर कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाएगा, जाहिर सी बात है। उसी तरह से और दिया है चयनित जनपदों में प्रत्येक ब्लॉक में ठीक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से मौसम मापी यंत्र द्वारा कम वर्षा, अधिक वर्षा, कम व अधिक तापमान आदि का प्रतिदिन आंकड़ा एकत्रित करना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें उससे अलग है। ठीक है ना, क्लियर। इसमें 75 में से कुछ जिलों को चयनित इन्होंने कर दिया, 6 से 7 समूह बना दिया, और उसके बाद इन्होंने एक मापन के लिए मौसम मापन यंत्र रख दिया। ठीक है ना, जो मौसम मापन करेगा और तापमान का मापन करेगा। ठीक है ना, मौसम मापन आप लोग पढ़े होंगे कि मौसम में हम लोग किससे मापते हैं, वायुमंडलीय दाब। ठीक है ना, क्लियर। बैरोमीटर सूचकांक होता है। बैरोमीटर सूचकांक कोई बताएगा कि बैरोमीटर सूचकांक जो होता है वो किन आधार पर चलता है, क्या होता है उसमें क्या भरा रहता है, बैरोमीटर में क्या भरा रहता है, क्या भरा रहता है भाई बैरोमीटर में, बताइए। आप ही बता दीजिए, चेहरे पे आपके मुस्कान ज्यादा है, आप ही बता दीजिए। मरकरी भरा रहता है। ठीक, गुड। देखिए बैरोमीटर में क्या होता है, क्या भरा रहता है, मरकरी, Hg। ठीक है ना, मरकरी। ठीक, मरकरी के बाद अच्छा इसमें एक चीज जानिए कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जो रीडिंग्स देता है, पाठ्यांक यानी रीडिंग देता है, उनका मतलब होता है अगर अचानक से गिर जाए, पाठ्यांक अचानक से गिर जाए तो ये ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, साइक्लोन। ठीक है ना, क्या आएगा, साइक्लोन। अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, ठीक, तो क्या होगी, वर्षा संभावना। ठीक है ना, वर्षा की संभावना है। लेकिन अगर धीरे धीरे ऊपर हो रहा है, ठीक, तो क्या होगा, मौसम साफ होगा। ठीक है ना, ये रिजल्ट्स याद रखा कीजिए। ठीक है ना, ये रिजल्ट्स जो होते हैं ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आपके एग्जामिनेशंस में ये सब पूछे जाते हैं। ठीक, जिसपे कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कई विविध एग्जामों में कि अचानक से पारा गिर जाए। ठीक है ना, अचानक से मतलब रीडिंग जो है गिर जा रही है, पाठ्यांक नीचे आ जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। ठीक है ना, क्लियर, स्टॉर्म या साइक्लोन क्या होने वाला है, आने वाला है। ठीक है ना, क्लियर। तो यही सब एग्जाम्स के प्रश्न बनते हैं, इन पे ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर। चलिए आगे आ जाइए। आगे है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद ऊपर आ जाते हैं, ये पढ़ लिए कि नहीं, ये नहीं पढ़े। ठीक, चलिए इसे जान लीजिए। इसमें दिया हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। ठीक है ना, क्लियर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। ठीक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना ये 2017 में लागू हुई यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है ना, 2017 में लागू हुआ। ठीक, क्लियर। 2017 में ये आप लोग को मिला है कि नहीं, पीडीएफ मिल गया है, लोग तैयार है ना। चलिए उसे खोल के आराम से पढ़ भी सकते हैं।
ठीक है ना। बस आपको ये उसमें इसी वजह से ये ले लिया जाता है कि जल्दी से हम भी बताते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि कोर्स काफ़ी क्या है, लेंदी है, वास्ट है, ठीक है ना। आप लोग इतने बड़े तो हो ही गए हो कि एक समझ विकसित हो गई है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बस आपको थोड़ा सा गाइडलाइन देना है, ठीक है ना। ये समझ विकसित हो गई कि हमको पर्टिकुलर सिलेबस में कितना तैयारी करना है, क्या पॉइंट्स पढ़ लेने हैं जिससे कि हम पास हो जाए, ठीक है ना। पढ़ना तो आप ही को है, ठीक है ना, क्लियर। एक दिन के पढ़ाई में कोई होगा भी नहीं, ठीक। निरंतर प्रयास और निरंतर लगन रहेगी तो निश्चित निकल जाएंगे, ठीक। चलिए, तो ये दिया हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। यूपी गवर्नमेंट ने इसे 8 अगस्त 2017 को लागू किया, ठीक है ना, 8 अगस्त, ठीक। संचालन अवधि जो है ये हमारी वर्ष 2017-18 से लेकर के वर्ष 2021-22 तक, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया। मतलब ये कुल 4 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 17 से लेकर के 21 तक, ठीक, क्लियर। आगे आइए, आगे अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जनपदों को छोड़कर शेष 68 जिलों में संचालित है। बुंदेलखंड में 7 जनपद हैं, उन 7 जनपदों को छोड़ करके बाकी सारे उसमें ये समृद्धि योजना, किसान समृद्धि योजना लागू है, ठीक है ना, क्लियर। इससे आपको एक आधार मिल जाएगा। अब यहाँ है चयन का आधार क्या है, जल समेत क्षेत्र के आधार पर, ठीक है ना, जल समेत क्षेत्र के आधार पर, ठीक। यहाँ जो है, अच्छा, इनके प्रमुख कार्य क्या होंगे कि कैसे किसान को समृद्ध किया जाए, ठीक है ना। वो कार्य क्या होगा, पहला क्या, बांध निर्माण, सुरक्षित जल निकासी हेतु नाले का निर्माण। मतलब होता क्या है कि इरिगेशन प्रोसेस, ठीक है ना, इरिगेशन एक बड़ी समस्या है, ठीक है ना, सिंचाई एक बड़ी समस्या है, ठीक। कई क्षेत्रों में सिंचाई नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि नदियां तो आसपास है लेकिन आने के रास्ते मौजूद नहीं, जिसकी वजह से बांध और बड़े बड़े नालों का निर्माण किया जाता है कि सुचारू रूप से जल उस जगह क्या हो जाए, आवागमन उसका हो जाए, सुचारू रूप से पहुंच हो जाए, ठीक है ना। और आसानी से अगर जल मिलना शुरू हो जाएगा तो निश्चित रूप से किसानों की आमदनी होगी, जाहिर सी बात है, उन्हें कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, ज़्यादा खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से समृद्धि आएगी, फसल अच्छी होगी, ठीक है ना, क्लियर। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ कार्य निर्धारण कर दिया गया, क्या कि बांध निर्माण, सुरक्षित जल निकासी हेतु नाले का निर्माण, ठीक है ना, क्लियर। फिर इसमें क्या है, लाभार्थी कौन है, कृषक और कृषक मजदूर, कृषक और कृषक मजदूर। परियोजना क्षेत्र के चयन में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता जहां लघु सीमांत कृषक होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। सीमांत कृषक ये जान लीजिए, सीमांत कृषक वो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि, ठीक है ना, वो सीमांत कृषक कहलाते हैं, ठीक है ना, मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है ना, क्लियर। तो सीमांत का मतलब क्या, मार्जिनल, ठीक है ना, मार्जिनल का मतलब क्या, एक मार्जिन बनाया गया 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो तो सीमांत कृषक, ठीक है ना, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। तो वहाँ ये चीज कही गई है कि सीमांत, लघु सीमांत कृषकों, अनुसूचित जाति कृषकों, अनुसूचित जनजाति कृषकों एवं भू आवंटियों की अधिकता, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब ये चयन का आधार है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आइए, उसके बाद दिया है विशेषताएं। विशेषताओं में देख लीजिए कि चयनित परियोजना क्षेत्र के 100% अनुदान पर बीहड़ या बंजर भूमि सुधार तथा जल भराव क्षेत्र का उपचार मनरेगा के तहत क्रियान्वित किया जाएगा, ठीक है ना, क्लियर, समझिए। जैसे 100% अनुदान पर मतलब अनुदान दिया जाएगा। यहाँ क्या है कि जो भी बीहड़ क्षेत्र है, बंजर भूमि क्षेत्र है, ठीक है ना। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए, एक प्रश्न आता है, बीहड़ क्षेत्र या बंजर भूमि क्षेत्र कौन सी है,
बंजर भूमि क्षेत्र कौन सी है? एक तो बंजर भूमि क्षेत्र को हटा ही दिया गया, कौन? बुंदेलखंड में। ठीक, एक हमारा बच गया कौन सा रीजन? चंबल वाला क्षेत्र। आपने पढ़ा होगा कि चंबल नदी जो है उसके कटाव से गली इरोजन हो जाता है, गली अपरदन हो जाता है, होता है। तो कंबल कंबल कह रहे हैं, चंबल, जो चंबल रीजन है, चंबल रीजन जहां जहां है आप समझिए कि वहां गली इरोजन है, और उस नदी ने जगह जगह पर काट करके बीहड़ों का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है? बीहड़ों का निर्माण किया है। ठीक है ना, क्लियर? तो इन चीजों को थोड़ा सा जानना होगा, ठीक है ना, समझना होगा कि किनको वहां भूमि सुधार और जल भराव क्षेत्र का क्या करना है? निपटारा करना है, मतलब उसे हटाना है। ठीक, मनरेगा के तहत, अब मनरेगा है तो यहाँ किसको लाभ होगा? यहाँ देखिए किसको लाभ होगा? यहाँ कृषक मजदूर को लाभ होगा कि नहीं होगा? भाई जो जिनके पास जमीनें नहीं है वो क्या करेंगे? वो मजदूरी कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं? मनरेगा के। तो रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। इसकी वजह से यहाँ लाभान्वित कौन हो जा रहा है? कृषक मजदूर लाभान्वित हो रहा है। ठीक, समझ में आया? उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कृषि वानिकी के साथ उपचारित क्षेत्र में 50% अनुदान पर फसलोत्पादन कार्य भी संपादित। ठीक है ना भाई, कृषि भी कर रहे हैं और वानिकी भी कर रहे हैं। यहाँ वन क्षेत्र नहीं है भाई, आप बंजर भूमि को उपजाऊ कैसे बना सकते हो? उपजाऊ तब बनाओगे जब वहाँ पेड़ उत्पादन हो। ठीक, आजकल पेड़ क्यों नहीं लग रहे हैं? क्यों? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा वो क्या है? जैसे हम लोग वन काट दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या आता है? वर्षा न होना। ठीक है ना, वर्षा हो तो पानी की क्या कमी होगी? नहीं होगी। सब एक दूसरे से जुड़े हुए, सब एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए। इस वजह से रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की जगह क्या करें? रिफॉरेस्टेशन करें, ताकि वहाँ जो हो वर्षा क्षेत्र डेवलप हो। वर्षा क्षेत्र डेवलप होगा तो पानी का उपचार हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन जगहों पे बीहड़ या बंजर भूमि तो नहीं रह जाएगी उन जगहों पे। ठीक है ना, क्लियर? ये चीजें हैं। अब आ जाइए क्या लाभ है इस योजना के संचालित होने से? कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि और फलस्वरूप कृषकों की आय में वृद्धि। दरअसल उस समय लक्ष्य बनाया था सरकार ने कि 2022 तक कृषकों को जो है 2022 तक उनकी आय दोगुनी करनी है। ठीक है ना, इस योजना को चलाने का एक ये भी, आप देखिए ये योजना कब चली? 17 में चली। अभी कृषक बीमा योजना, ठीक है ना, और पुनर्गठित फसल बीमा योजना जो चली है वो भी 19 में चली, ये 17 में चली। कब चली है? 17 में। ठीक, 17 में चली है। अब आप खुद सोचो कि सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था कि 2022 तक कृषकों की आय कितनी हो? दोगुनी हो जाए, उसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने भी इन योजनाओं को चलाया था, संचालन किया था। ठीक है ना, क्लियर? तो कोई भी टारगेट होता है उसी को, अब जैसे सरकार ने बनाया है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की का लक्ष्य क्या है इकोनॉमिक क्षेत्र में? कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, ठीक है ना, वाला राज्य हो जाए। ठीक है ना, तो उसके लिए दुनिया क्या करेंगे? निवेश को प्रोत्साहन देंगे। ठीक है ना, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, इन्वेस्ट यूपी समिट्स कराते हैं समय समय पे। ठीक है ना, क्लियर? इन्वेस्ट यूपी कराते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं। कल के पेपर में आपने पढ़ा होगा, कल के पेपर अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो पेपर में निकला था कल कि उत्तर प्रदेश सरकार इस वर्ष 6000 मिलें यानी इंडस्ट्रीज, एक हिसाब से 6000 मिल, ठीक है ना, स्थापित करेगी। भाई मिल स्थापित अगर 6000, आप सोचिए पूरे उत्तर प्रदेश में 6000 कम नहीं होते। ठीक है ना, 6000 एक मिल में अगर अच्छा खासा मिल है तो उसमें आप समझिए कि रोजगार के कितने साधन उपलब्ध हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? कम से कम अगर छोटा भी होगा तो कम से कम 50, 75, 100 तो होंगे ही होंगे।
कर्मचारी ये शुरुआती दौर में होते हैं, बाद में आवश्यकता के हिसाब से क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन शुरुआत जब होती है तो हर एरिया देखना पड़ता है कि मैनेजमेंट कौन देख रहा है, ठीक है ना, आजकल डिजिटल युग है, किस चीज़ की मिल है, उसके प्रोडक्शन के लिए क्या है, क्या मतलब हर एरिया उनको देखना पड़ता है और हर में रिक्रूट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तो जाहिर सी बात है कि जीडीपी में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है ना, अन्य भी चीज़ें होंगी, ठीक। तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है सरकार, ठीक है ना, सरकार बढ़ रही है, जिसकी वजह से कोई भी लक्ष्य अगर रखा गया है तो उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए ही ये सब टारगेट रखे जाते हैं। जैसे 6000 इन्होंने मिल की घोषणा कर दी, ठीक है ना, तो इनका टारगेट क्या है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है ना। अगर ये सब बीमा योजना या कोई भी कृषक से रिलेटेड योजनाएं चलाई जा रही हैं तो जाहिर सी बात है इससे लाभान्वित कौन हो रहे थे, कृषक हो रहे थे, और कृषक लाभान्वित होते तभी जा करके आय क्या होगी, दोगुनी होती। कब तक, 2022 तक, ठीक है ना, क्लियर। बीच में ये लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाया, क्यों, क्योंकि कोरोना काल है, ठीक है ना, क्लियर, ये चीजें है, ठीक। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि इसमें है क्या, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, नाम से ही क्लियर है कि किसान को समृद्ध करना, ठीक है ना, किसान को समृद्ध करना, ये जो है ठीक 17 से लेकर के 22 तक की योजना है। बुंदेलखंड को छोड़ करके बाकी 68 जिलों में आपका ये संचालित किया जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। चयन का आधार था जल समेत क्षेत्र के आधार पर, इसमें जल भराव देखना था, जल भराव, और जहां बीहड़ और हमारे बंजर क्षेत्र हैं उनको क्या करना, उनको हटाना, ठीक है ना, उन क्षेत्रों में जो कमी है उसको दूर करना, मेनली इरिगेशन प्रोसेसेस को मजबूत करना। इसमें क्या था, प्रमुख कार्य में हमारा बांध निर्माण, सुरक्षित जल निकासी हेतु नाले का निर्माण करना, ठीक है ना, क्लियर। लाभार्थी इसमें कृषक और कृषक मजदूर थे, मजदूर किसमें आएंगे, मनरेगा में। मनरेगा के ही तहत आप जानते हैं कि बांध निर्माण और कूप निर्माण और कोई भी नाला वाला निर्माण होता है वो सब किसके तहत चलता है, मनरेगा के तहत चलता है, और कई लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा इसमें क्या है, इसमें सारी चीजें वही हैं, और फिर यहाँ जो है कृषि उद्यानिकी के साथ साथ उपचारित क्षेत्र में 50% के अनुदान पर, इसमें अनुदान कितना दिया जाएगा, 50% दिया जाएगा, ठीक है ना, अनुदान कितना होगा, 50% होगा। तो ये योजना समाप्त हुई, ठीक। अगली योजना पे हम लोग आते हैं। अगली योजना है एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा, ठीक है ना, क्लियर। एम्बुलेंस सेवा आप लोग जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में इसका नंबर है कितना, 108, ठीक है ना, क्लियर, 108। कभी कभी इम्तहान में ज़्यादा इजी बनाने के लिए पेपर ये सब भी दे देते हैं, ठीक है ना, क्लियर। और बच्चे इजी वाले ही प्रश्न नहीं कर पाते, समझ रहे हैं। जैसे सबसे इजी प्रश्न क्या है, सबसे इजी प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्व का जिला, पश्चिम का जिला, उत्तर का जिला, दक्षिण का जिला, कौन बताएगा सबसे पूर्व का जिला, पश्चिम का जिला, उत्तर का जिला, दक्षिण का जिला, बताइए। हाँ बताओ बेटा। दक्षिणी, गुड, वेरी गुड, ठीक है ना, क्लियर। ये सब तो पता होना चाहिए, ये कोई पढ़ाएगा नहीं। किताब आप लीजिए, किताब मैं आपको बता दे रहा हूँ, मार्केट में 2-3 किताबें हैं, हमें मार्केटिंग के लिए नहीं भेजा गया कि किताब वाले, लेकिन अच्छा चल रहे हैं, जो बच्चे प्रयास कर रहे हैं वो यहीं पढ़ करके निकल रहे हैं, ठीक है ना। एक घटना चक्र की आती है, एक परीक्षावाड़ी की आती है, थोड़ा देख लीजिएगा, परीक्षावाड़ी में डेटा थोड़े से वो रहते हैं, घटना चक्र में भी कोई भी किताब 100% तो सही नहीं कह सकते, लेकिन सही है, पढ़ने लायक है। कौन, या तो घटना चक्र ले लीजिए या तो आप क्या ले लीजिए, परीक्षावाड़ी ले लीजिए, ठीक है ना। और उनके अलावा आजकल दुनिया भर के पब्लिकेशंस के भी मेंस के लिए चल रहे हैं, तो वो भी आपको जो अच्छा लगे, ये मैंने प्रीलिम्स के लिए बताया, ठीक है ना। बाकी जो मेंस के लिए जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसा भी लगता है वो आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं,
ठीक है ना। किताबें कोई बुरी नहीं होती हैं, किताबों का चयन सही करिए, ठीक है ना। और एक किताब रखिए और बार बार पढ़िए, ना कि कई किताबों को एक एक बार पढ़ा जाए, ऐसा नहीं, ठीक है ना। एक किताब को 10 बार पढ़िए, ठीक है ना। जितनी बार किताबों को पढ़ेंगे उतना ही दिमाग खुलेगा, ठीक है ना। क्लियर, ये चीज़ें। चलिए आगे आते हैं। ये है एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा। इसमें दिया हुआ है, इस सेवा का फोन नंबर 108 है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है ना, नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा एम्बुलेंसों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इस सेवा का इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ में, ठीक है ना। क्लियर, कि मतलब अगर आप कॉल करोगे 108 पर तो कहाँ जाएगा कॉल? लखनऊ जाएगा। ये इमरजेंसी सेवा है। कैसी है? इमरजेंसी सेवा है, ठीक है ना। क्लियर। 13 अप्रैल 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये शुरू की गई, ठीक है ना। क्लियर। सभी एम्बुलेंस जीवन रक्षक प्रणालियों से सुसज्जित है। जीवन रक्षक प्रणालियों का मतलब ये होता है कि उसमें दुनिया भर की आधुनिक तकनीक लगे रहते हैं। कि मान लीजिए कि कोई मरीज है, सीरियस कंडीशन में है, तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो जो सुविधाएं चाहिए, ठीक है ना, वो सारी सुविधाएं उसमें लैस होती है, ठीक है ना, प्रणाली होती है उपलब्ध, ठीक। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर का मतलब वेंटिलेटर आप जान रहे हैं, सांस लेने में अनुकूलता आती है उससे, ठीक। तो ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, ठीक है ना। क्लियर। मल्टी पैरा मॉनिटर आदि उपकरणों से लैस होता है। पैरा मॉनिटर का मतलब ये होता है कि उसमें बीपी देखना, समय समय पे हार्ट बीट देखना, पल्स रेट देखना, ठीक है ना, ये सारी सुविधाएं, ठीक है ना। SpO2 देखना, मतलब ऑक्सीजन लेवल देखना, ठीक है ना। ये सारी सुविधाएं उसमें पता चलती रहती हैं। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल भी कम हुआ तो भी दिक्कत है, पल्स रेट ज़्यादा हो रहा है तो भी दिक्कत है, हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ रही है तो भी दिक्कत है, बीपी बढ़ रही है तो भी दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये सब समय समय पे मॉनिटर करना, ठीक है ना। ऐसा एम्बुलेंस, इस तरीके का सुसज्जित एम्बुलेंस ये तैयार किया गया है GPS सिस्टम से, ठीक है ना। GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये GPS होता है कि मतलब GPS लोकेशन को लोकेट करता है, बताता है कि आप यहाँ हैं, इस जगह है, इस जगह है, इतने समय पे यहाँ रहे, इतने समय पे यहाँ रहे, ये GPS है, ठीक है ना। ग्लोबल पोजिशनिंग, पोजिशनिंग का मतलब क्या? आपकी स्थिति को लोकेट करता है, ठीक है ना। क्लियर। चिकित्सा, चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा संचालित मई 2021 से, ठीक है ना। पहले ये क्या था, स्वयं वो हो रहा था, अब ये चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड, हालांकि ये पूछा जाना नहीं है, मेनली आपको इसके बारे में जानना है, इतने जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। क्लियर। चलिए आगे जाइए। अब यहां दिया हुआ है उत्तर प्रदेश नीतियों के बारे में बाद में। जैसे ये तो ये गवर्नमेंट जो चल रही है प्रेजेंट टाइम में, कि योगी आदित्यनाथ जी के समय की योजनाएं, ठीक है ना। क्लियर। अब क्या है कि पूर्व में भी कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। क्लियर। कोई भी योजना आपको ये नहीं करना है कि प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है आपको उसी को बस देखना है, ध्यानाकर्षण करना है, ऐसा नहीं। आपको हर आयाम को देखना है, हर डायमेंशन को देख करके जाना है, चाहे वो पूर्व की योजनाएं हो, ठीक है ना, या गवर्नमेंट वर्तमान में जो चल रही है उसके समय की योजनाएं। मैक्सिमम संभावना यही बनती है कि जो गवर्नमेंट चल रही होती है उस वर्तमान समय का ही पूछते हैं, लेकिन पूर्व में भी जो योजनाएं खासा प्रचलित रही हो वो भी योजनाएं क्या होती हैं, पूछ ली जाती हैं, ठीक है ना। उन्हीं में से कुछ योजनाएं यहाँ लिखी हुई, ठीक है ना, जो खासा प्रचलित रही, ठीक है ना। क्लियर। जान लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्या, एक योजना है जिसको हम लोग कहते हैं सबला योजना,
कई बार एग्जामिनेशन का आकर्षण बना है। ठीक है ना, क्लियर। इस सबला योजना में क्या है कि सबला योजना की शुभारंभ जो है, शुभारंभ 22 फरवरी 2011 को किया गया। ठीक है ना, क्लियर। इसका उद्देश्य क्या था ये जानिए। इसका उद्देश्य ये था कि 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियां स्कूल नहीं जा सकती, ठीक है ना, ऐसी किशोरियां जो स्कूल नहीं जा सकती, कितने वर्ष से? 11 से 18, मतलब 11 से लेकर के वयस्क होने तक, 18 के उम्र तक जो स्कूल नहीं जा सकती, ठीक है ना, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल संबंधी सुधार है। ठीक है ना भाई, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड, ठीक है ना। जैसे होता ये है कि विद्यालयों में सरकार द्वारा समय समय पे टीकाकरण भी कराया जाता है, ठीक है ना, उचित बीमारियों को देखते हुए। ठीक, अब कोई किशोरी अगर है जो 11 से 18 के उम्र के मध्य है, उसका क्या टीकाकरण हो पाएगा? नहीं। क्यों? कि वो स्कूल जा नहीं रही है और इन सब सुविधाओं से वो वंचित रह जाएगी। ठीक, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। फाइनली शिक्षा जा ही नहीं रही है तो मिलेगा क्या शिक्षा? ठीक, तो घर बैठे कुछ उपलब्ध करा देना, ठीक है ना। और कौशल विकास संबंधी, कौशल विकास जो है इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, ठीक है ना। कौशल विकास इस वजह से जरूरी हो जाता है ताकि लोग स्वरोजगार की ओर प्रेरित हो सके, प्रोत्साहित हो सके, ठीक है ना, क्लियर। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है या कम पढ़ा लिखा है और किसी कौशल में निपुण है वो, तो जाहिर सी बात है कि अपने को किसी स्वरोजगार से जोड़ सकता है, ठीक है ना, या अपने को किसी रोजगार से अटैच कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने सीख रखा है मोबाइल बनाना, ठीक है ना, क्लियर। अब क्या है कि आपके घर के पास में ही एक कमरा आपको मिल गया या आप अपने घर में ही क्या करना शुरू कर दिए? मोबाइल बनाना शुरू कर दिए। एक बोर्ड बाहर लगा दिए कि मोबाइल रिपेयरिंग, जो जानेगा वही आएगा। तो ये क्या हो गया? ये स्वरोजगार हो गया। क्या हो गया? स्वरोजगार हो गया। तो मतलब कौशल अगर आपको आ रहा है, उसमें निपुण आप हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने को खाली नहीं बैठो पाओगे, कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर आपके पास उपलब्ध हो ही जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। इसके अलावा विस्तार क्षेत्र की बात कर दी जाए कि राज्य के 22 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये प्रारंभ हुआ था। खैर, इससे मतलब नहीं है ना पूछा जाएगा, पूछा यही जाता है कि सबला योजना कब शुरू हुई और किससे संबंधित है। ठीक, तो सबला योजना कब शुरू हुई? 22 फरवरी 2011 को, ठीक है ना। और 11 से 18 वर्ष की जो किशोरी, शिक्षा, ठीक है ना, और स्वास्थ्य, और किसके लिए? कौशल के लिए, ठीक है ना, जो नहीं स्कूल जा पा रही हो उनको ये 3 क्षेत्रों में सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है ना। यही सबला योजना है, ठीक है ना। सबला का मतलब क्या? मतलब सबल, ठीक है ना, बल के साथ, क्योंकि ये 3 सुविधाएं हैं जिससे बल आता है। स्वास्थ्य अगर आपका सही है तो भी आप ऊर्जावान हो। शिक्षा अगर है तो शिक्षा के लिए नेल्सन मंडेला ने कहा था, शिक्षा वो ताकतवर हथियार है जिससे हम किसी देश का भविष्य बदल सकते हैं। कहा था कि नहीं कहा था? कुछ सोच समझ के ही कहा था, ठीक। और ये बात उतनी ही क्या है? प्रासंगिक है। मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं, ठीक, क्लियर। और रही बात कौशल की, अगर आप कौशल विकास में निपुण हैं, कौशल कोई आपको आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप कभी भी खाली नहीं बैठोगे, आपके लिए रोजगार के अवसर हमेशा सदैव उपलब्ध होंगे, ठीक, क्लियर। तो यही चीज है, ये रहा आपका सबला योजना। फिर उसके बाद आते हैं नया सवेरा विकास योजना, ठीक है ना। ये भी इम्तिहान में आया हुआ प्रश्न, ठीक है ना। नया सवेरा, ये 18 अगस्त 2012 को क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था 18 अगस्त 2012 को, ठीक, क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद ये है कि इसकी विशेषता क्या थी? ब्याज रहित ऋण प्रदान करना, ठीक है ना, ब्याज रहित ऋण प्रदान करना, नया सवेरा विकास योजना, ठीक। पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सी योजना ब्याज रहित ऋण प्रदान करने से संबंधित है? ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है,
ठीक है ना। तो कौन सा है? नया सवेरा विकास योजना। इसका वर्तमान में नाम बदल दिया गया है क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना। ठीक है ना, नगर विकास योजना। इसका मतलब है कि ये योजना जो है किससे संबंधित है? विकास से। और किस विकास से? नगर विकास से, कंस्ट्रक्शन से। ठीक है ना, क्लियर? इंफ्रास्ट्रक्चर से। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, तो नया सवेरा विकास योजना कब शुरू? 18 अगस्त 2012। ब्याज रहित ऋण प्रदान करना। चलिए आगे नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इसका शुभारंभ जो है 1 अक्टूबर 2007 को हुआ। ठीक है ना, 1 अक्टूबर 2007 को हुआ था। ठीक, आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया। ठीक है ना, इससे पहले हम लोग फसल बीमा योजना देते हैं। ये क्या है? स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है ना, क्लियर? स्वास्थ्य बीमा योजना है। गरीबी रेखा यानी बीपीएल से नीचे, ठीक, बीपीएल वालों को यानी गरीबी रेखा से नीचे वालों को जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए, ठीक, 30,000 रुपए की वार्षिक चिकित्सा मदद वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 से उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। ठीक है ना, क्लियर? सबसे पहले किसने शुरू किया? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार से ही प्रेरित होकर के राज्य सरकार उसको क्या करती है? बढ़ाती है, एक्सपेंडेड करती है। ठीक है ना, तो अपने राज्य में कब शुरुआत हुई इसकी? 1 अप्रैल 2008 से। मतलब जब सरकार का सेशन शुरू होता है तब से 1 अप्रैल 2008 से। ठीक, क्लियर? उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुई थी। और वार्षिक कितना मिलना था इसमें? 30,000 रुपये। आज के समय में और उस समय में काफी अंतर है। उस समय 30,000 वार्षिक दिया जाता था, आज क्या है? आज 5 लाख है, आयुष्मान योजना के तहत है। ठीक है ना, क्लियर? तो ये चीजें हैं, लेकिन पुरानी योजनाओं को क्योंकि पूछा गया है और पूछा जाता है, इस वजह से आपको भूलना नहीं है, ये ध्यान रखिए। कम से कम डेट तो याद रखिएगा ही रखिएगा। ठीक है ना, कि केंद्र में कब? 1 अक्टूबर 2007 को, राज्य में कब? हमारा 1 अप्रैल 2008। ठीक, चलिए आगे आते हैं। कुछ और योजनाएं हैं जो एग्जाम का आकर्षण बन चुकी। ठीक है ना, आ चुका है एग्जाम में। एक है हमारा शिक्षा मित्र योजना। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आज के दौर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्लियर? तो ये शिक्षा मित्र योजना कब शुरू हुई थी? 2000 से 2001 के मध्य। ठीक है ना, क्लियर? उत्तर प्रदेश में शुरुआत कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ था। ठीक है ना, क्लियर? मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह। ठीक है ना, कल्याण सिंह रहे। ठीक, उसके बाद पंचायत मित्र योजना। ठीक है ना, ये शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006। ठीक है ना, 2 फरवरी 2006। ठीक, 2 फरवरी 2006 को कौन सी गवर्नमेंट थी? सपा गवर्नमेंट। ठीक है ना, कौन सी गवर्नमेंट थी? सपा गवर्नमेंट। ठीक है ना, और इस समय जो है कौन सी गवर्नमेंट थी? मायावती गवर्नमेंट थी। ठीक है ना, ये बसपा गवर्नमेंट। ठीक, और उसके बाद हमारा अप्रैल, शायद अप्रैल से ही, अप्रैल 2012 से फिर सपा गवर्नमेंट आई। ठीक है ना, और 17 से फिर हमारी कौन सी गवर्नमेंट? भाजपा गवर्नमेंट। ठीक है ना, क्लियर? कार्यकाल भी थोड़ा बहुत देखते रहना चाहिए कि किस समय कौन सी योजना चल रही है, और मान लीजिए 4 योजनाएं ही दे दे, क्योंकि आपको हर ओर से तैयार रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि पुरानी योजनाएं 2-4 दे दिया, अब आपको टाइमलाइन नहीं पूछा। ठीक है ना, टाइमलाइन नहीं पूछा, आपको दे दिया पहला क्या? पहला दे दिया शिक्षा मित्र योजना। ठीक है ना, एक दे दिया कौन? पंचायत मित्र योजना। ठीक, एक दे दिया आपको सबला योजना। ठीक है ना, और एक आपको दे दिया कौन? एक आपको कुछ और दे दिया, तो और 4 चीफ मिनिस्टर्स दे दिए। 4 चीफ मिनिस्टर्स दे दिए। अब आपको जब कार्यकाल पता है
चीफ मिनिस्टर्स का, और ये योजना कब शुरू हुई तो उसी के सामने आप लगा लेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो थोड़ा बहुत इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए, इस तरह से प्रश्न आप लोग करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ऐसे भी सवाल आते हैं, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज़ें, ठीक। चलिए आगे आते हैं। तो 2 फरवरी 2006 को कौन सा शुरू हुआ, पंचायत क्षेत्र योजना, और ये जितना मैं बता रहा हूँ ये सारे आए हुए प्रश्न हैं, ये ध्यान दे रखिए, ठीक है ना, क्लियर। आगे आते हैं। 10 सितंबर 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, ठीक है ना, क्लियर। 10 सितंबर 2005 को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है ना, क्लियर। कब शुरू हुआ, 10 सितंबर 2005 को। कहाँ शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद हमारा क्या है, नया सवेरा हो चुका। नया सवेरा हमने पढ़ाया, उसका ये देखिए यहाँ दूसरी योजना है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये नया सवेरा विकास योजना है, ठीक है ना, और यहाँ क्या है, नया सवेरा योजना है, ठीक। ये किससे, लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू हुआ, ठीक है ना। कब शुरू हुआ, 2017 में, 2017 जून में शुरुआत की गई, ठीक है ना, क्लियर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, श्रम विभाग द्वारा, श्रम विभाग यानी लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक, क्लियर। इसमें उद्देश्य क्या था ये जानिए। उद्देश्य ये रहा कि श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके, श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके उन्हें बाल श्रम से मुक्ति दिलाना, ठीक है ना, उन्हें बाल श्रम से मुक्ति दिलाना और उनका सामाजिक, शैक्षिक और नैतिक विकास करना, ठीक है ना, क्लियर। जैसे आजकल जान रहे हैं कि चाइल्ड लेबर, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर। छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा, ठीक, और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रखते हुए उनसे चाइल्ड लेबर लिया जा रहा है, ठीक है ना। सरकार इसको मद्देनजर रखते हुए एक नई योजना ले आई जिसका नाम क्या है, नया सवेरा योजना, ठीक है ना। इसमें यही है कि श्रमिक बच्चों को चिन्हित करना है, आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है, ठीक, और उन्हें बाल श्रम से मुक्ति दिला दे, ठीक है ना, क्लियर। और उनका सामाजिक, सामाजिक यानी सोशल, ठीक है ना, शैक्षिक, शैक्षिक का मतलब क्या, एजुकेशनल, ठीक, और नैतिक यानी इथिकल विकास करना, ठीक है ना, क्लियर। जहाँ इथिकल आ जाता है नैतिक विकास आ जाता है। नैतिक विकास का मतलब क्या, कि उसको संस्कार से मतलब है, वैल्यूज डेवलप करना, ठीक है ना, इथिकल वैल्यूज डेवलप करना, नैतिक मूल्य डेवलप करना, जिससे वो समाज में अपने को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में खड़ा कर सके, ठीक है ना, क्लियर, इसी अवधारणा के साथ। आगे है सर्वेक्षण। बाल श्रम से सर्वाधिक प्रभावित 20 जिलों के चिन्हित ग्रामों यानी हॉट स्पॉट बनाए गए, ठीक है ना। 20 जिलों में ऐसे हॉट स्पॉट बनाए गए। हॉट स्पॉट वो क्षेत्र होते हैं जहाँ किसी मतलब कार्य के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं या सर्वेक्षण कर रहे हैं, सर्वे किया गया और उसे क्या किया गया, हॉट स्पॉट्स बनाए गए कि यहाँ इन जगहों पे ज़्यादा बाल श्रम हो रहा है, ठीक है ना, चिन्हित किया गया। वो बाल श्रम से मुक्त किए जाने हेतु डोर टू डोर सर्वेक्षण। डोर टू डोर सर्वेक्षण का मतलब ऐसे जगहों पे को चिन्हित करना जहाँ संभावनाएं बाल श्रम की ज़्यादा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे होटल या ढाबे होते हैं, ठीक है ना, होते हैं, उसमें छोटे से बच्चे हैं जा कर के अंदर बर्तन धो रहे हैं या बैरागिरी कर रहे हैं। बैरागिरी का मतलब ये हो गया कि खाना ले जा करके देना, ठीक है ना, परोसना, ये करना वो करना। तो ये क्या है, ये बाल श्रम के अंतर्गत आता है। कहीं कहीं तो ये भी है कि वो कोई बच्चे ईंटा धो रहे हैं तो पता चला किसी मिल में रख दिया गया है कुछ साफ सफाई के लिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये चिन्हित करके डोर टू डोर सर्वेक्षण उनको क्या करना, उनको उससे मुक्ति दिलाना, ठीक, ये सर्वेक्षण है। विशेषताएं क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के सभी कामकाजी बच्चों को सूचीबद्ध करना,
जाहिर सी बात है कि 14 वर्ष के पहले जो होते हैं वो बच्चे माने जाते हैं, मतलब बच्चे, उनको मतलब ये कहा जा सकता है कि अभी अबोध, ठीक है ना, क्लियर। तो इसलिए 14 वर्ष रखा गया है। योजना के प्रारंभ के समय 21.76 लाख अनुमानित है, ठीक है ना, श्रमिक बच्चों की संख्या। ठीक, जब योजना प्रारंभ की गई थी तो आप समझिए कि उस समय श्रमिक बच्चे कितने थे प्रदेश में अपने, 21.76 लाख, ठीक है ना, डेटा कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण ब्लॉक स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण समिति द्वारा, ठीक, ब्लॉक स्तर पर एक हमारा क्या बनाया गया था, बाल अधिकार संरक्षण समिति, ठीक है ना, उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना, उनका संरक्षण करना, ऐसी समिति का काम था। जिला स्तर पर उन्मूलन समिति, ठीक है ना, उन्मूलन समिति का मतलब इरेडिकेशन कमेटी, ठीक है ना, उन्मूलन करना, इरेडिकेट करना, ठीक है ना, इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है, उन्मूलन करना, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ओवरऑल नया सवेरा योजना रहा। अब देखिए दोनों है, आपको एक योजना दे दे, नया सवेरा विकास योजना, दैट वन इज रिलेटेड विद इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, क्लियर, इससे संबंधित है, ठीक, क्लियर। और दूसरा हमारा संबंधित किससे है, दूसरा हमारा चाइल्ड लेबर से संबंधित है, नया सवेरा। अगर केवल नया सवेरा कह रहा है तो आप नया सवेरा भी आया हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा, दोनों प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो नया सवेरा जो है वो किससे संबंधित है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को चाइल्ड लेबर से हटाना, ठीक है ना, इस प्रथा को उन्मूलित करना, यानी इरेडिकेट करना, ठीक है ना, क्लियर। इस योजना का क्या है, मतलब मेन थीम है, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए, अच्छा ये भी है कि विद्यालय भेजना और तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो ये योजनाएं हो गई, नया सवेरा और अन्य चीजें। अब आ जाइए, कुछ हमारे क्या है, कुछ हमारे नीतियाँ हैं, पॉलिसीज हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों के एग्जामिनेशन में क्या आता है कि हमने बताया है कि योजनाएं और पॉलिसी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। इवन योजनाएं तो अब छोड़िए, योजनाएं आजकल वनडे एग्जामिनेशंस में ज़्यादा पूछी जाने लगी। विगत एग्जाम एक हुआ था लेखपाल, ठीक है ना, कुछ सालों कह सकते हैं पहले, 1-2 साल पहले पेपर मैंने देखा था, पेपर पूरा योजना भरा पड़ा था। आपको भी पेपर उपलब्ध हो कि रिसेंट लेखपाल पेपर इन यूपी, उसे उठा करके देखिएगा, पूरा योजना से कम 15 सवाल देखने को मिल गया, ठीक है ना। तो जिस लड़के ने योजना पढ़ी होगी उसकी तो बल्ले बल्ले, ठीक है ना, बाकी लोग ऐसे ही रह गए, ठीक है ना, यूपी में पढ़ के जा रहे हैं इधर उधर। तो कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट देखिए होती है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, प्रीवियस पेपर्स पढ़ के जाने चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन किसी को छोड़ के भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। कम से कम परीक्षा के मूड को समझ करके जाना चाहिए, ठीक है ना। आप तो सिविल सर्वेंट होने जा रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कुछ ज़्यादा, ठीक है ना, ऊर्जा के साथ अच्छी तैयारी करनी चाहिए। अगर यूपी आप खुद समझ रहे हो कि जितना आप पढ़ोगे आपके लिए लाभप्रद है, क्यों, क्योंकि पेपर 5 भी है, पेपर 6 भी है, टोटल 400 नंबर है, ठीक है ना, 400 नंबर है। इवन आप ये जान लो कि 1500 नंबर में 800 नंबर तक अगर आप लोग पा रहे हो, ठीक है ना, क्लियर, तो कोई ना कोई पोस्ट मिल जा रही है, ठीक है ना। और अगर 850 तक 900 तक पहुंच जा रहे हो तो कोई अच्छी पोस्ट मिल जा रही है, ठीक है ना, क्लियर। तो 400 नंबर तो आपका केवल यूपी आ गया, 400 नंबर केवल आपका यूपी आ गया, इससे बेहतर क्या हो सकता है। यूपी के बारे में जानकारी भी आप लोगों को ज़्यादा है, ठीक है ना, क्लियर। और लेखन शैली मजबूत कर लीजिए, ठीक है ना, क्लियर, सब तैयार हो जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तैयार नहीं की जा सकती, ठीक है ना। केवल मन का वहम होता है कि हमसे नहीं होगा, ठीक है ना, आप ही से होगा। तो 3 चीज़ें अपने उस पर ध्यान में रहिए, दृढ़ संकल्पित रहिए, ठीक है ना, क्लियर, दृढ़ संकल्पित रहिए। और
निगेटिव थॉट्स ना ले आइए। वन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक ऑलवेज, हमेशा आशावादी रहिए, सीधी सी बात, ठीक है ना। आशावादी रहिए, एक विल पावर जनरेट कीजिए। कहावत सुने हैं कि नहीं, वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे, जहाँ चाह वहीं राह, ठीक है ना, क्लियर। जब तक चाहत ही नहीं बनाएंगे तो राह कहाँ से मिलेगी, ठीक है ना। तो विल पावर को, अपने इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए, ठीक है ना। वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे, ठीक है ना, क्लियर। हाँ चलिए, अब दिया हुआ है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नीतियाँ, ठीक है ना। हम लोग पॉलिसीज़ के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पॉलिसीज़ में क्या होते हैं कि जैसे आप योजनाओं में हम कह रहे थे कुछ सेलेक्टेड पढ़ लीजिए, बाकी सब लिखना आना चाहिए। थोड़ा तो अपने को इन्हेंस करिए कि डेटा इतना, हम हमेशा कहे हैं क्या कि चिट बनाइए। अगर आपको नया सवेरा योजना हम लिखने को देते तो आप मेन चीज़ क्या पढ़ करके जाते? 14 वर्ष के बच्चों के लिए लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है ना, क्लियर, बाल श्रम को खत्म करके उन्हें ज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ले जाना। एक लाइन में अगर लिखना है तो ये सारे पॉइंट्स हुए कि नहीं हुए, इसी को इनहेंस करके लिखिए, ठीक है ना। कि लेबर डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस दिन शुरू किया गया, ये हुआ, आपने पेपर में लिख डाला, ठीक है ना। तो लिखने की शैली छोटे में भी और बड़े में भी आनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। यही हाल पॉलिसीज़ का भी है कि पॉलिसीज़ में भी कुछ डेटा आपको याद रहे। तो अगर 8 नंबर के क्वेश्चन में पॉलिसी आ रही है तो उसको कम से कम पन्ना तो भर ही दें, ठीक है ना, ये जान करके, क्योंकि पॉलिसी में बहुत ज़्यादा कुछ होता भी लिखने को नहीं, और 8 नंबर में आ रहा है तो इसका मतलब हर डेटा तो आपको कम से कम याद होना ही चाहिए, ठीक है ना, ये मांग है। बाकी आप इधर उधर जो भी लिख रहे हैं, ठीक, क्लियर। आइए, दिया हुआ है उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021, ठीक है ना। अभी एक योजना को पढ़े थे, सरकार ने प्रोत्साहन दिया था, सब्सिडी दी थी, ठीक है ना, कि प्लांट्स लगाइए और उसमें सरकार आपको कितना देगी, 25% सब्सिडी देगी। मगर आप जैसे कि आपने प्लांट लगाया 4 करोड़ का तो सरकार 1 करोड़ आपको सब्सिडी देगी, 1 करोड़, ठीक है ना, सॉरी 10 करोड़ उसमें था कि अगर आपने 40 करोड़ का प्लांट लगाया तो सरकार 10 करोड़ मिनिमम या 25% मिनिमम आपको क्या देगी, सब्सिडी देगी, ठीक है ना, क्लियर। उसी से रिलेट करके ये भी था कि उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति, ठीक है ना, 2021 के 15 मई 2021 को सरकार द्वारा दिया गया। निवेश कितना करना था, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट की परिभाषा क्या होती है ये जानिए। इन्वेस्टमेंट हम उस खर्च को कहते हैं जो लाभ के लिए किया जाए, ठीक है ना। निवेश क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। इन्वेस्ट हम लोग तभी करते हैं जब हमें कुछ लाभ प्राप्त होता है, ऐसे झूठे में थोड़ी ना इन्वेस्ट किया जाता है। लो भैया हम तो गढ़ हो गए ताकि, है कि नहीं है। तो ऐसा खर्च जो किसके लिए, लाभ प्राप्ति के लिए किया जाए, उसे क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, बाकी फिजूल खर्ची तो आप लोग जानते ही हैं किसे कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो दिया हुआ है कि 100 करोड़ रुपए तक के पूंजी निवेश प्रस्ताव, ठीक है ना, तथा इससे अधिक निवेश हेतु राज्य कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य, ठीक है ना। मतलब 100 करोड़ रुपए तक पूंजी निवेश का प्रस्ताव है, ठीक है ना, क्लियर। 100 करोड़ रुपए मतलब ऑक्सीजन प्लांट आप 100 करोड़ तक का लगा सकते हैं, मिनिमम 10 करोड़ और 25% सरकार दे ही रही, ठीक है ना, उस योजना के तहत। आगे आइए, सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी 3 समान वार्षिक किस्तों में देने की व्यवस्था, ठीक है ना। जो कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी वो 3 किस्तों में दी जाएगी, 3 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी, ठीक है ना, क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक। निवेश कितने तक का, 100 करोड़ तक का,
ठीक है ना, कैबिनेट के समक्ष, कैबिनेट के समक्ष, देख लीजिए कैबिनेट के समक्ष, ठीक, क्लियर। और कहा है कि सब्सिडी जो कैपिटल सब्सिडी, कैपिटल यानी पूंजी, ठीक है ना, जो सब्सिडी यानी छूट दी जा रही है वो 3 समान वार्षिक किस्तों में देने की व्यवस्था है, ठीक है ना, क्लियर। आगे कार्यान्वयन कौन करेगा, एग्जीक्यूशन कौन करेगा, उच्च स्तरीय समिति का गठन जो नोडल संस्था इन्वेस्ट यूपी को प्राप्त आवेदन का मूल्यांकन कर इसकी संस्तुति करेगा, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद लागू कब हुआ, 16 मई 2021 से 6 महीने की अवधि के लिए वैध, वो योजना 1 साल के लिए चलाई गई, ये पॉलिसी कितने के लिए थी, 6 महीने, ठीक है ना, क्लियर। एक पॉलिसी चलाई गई, उसके उसमें ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति, ठीक है ना, क्लियर। चलिए तो आगे आ जाते हैं, उद्देश्य जान लीजिए क्या था। उद्देश्य था प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन के अवसरों को बढ़ावा देना, मतलब क्या था कि कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल के समय ऑक्सीजन की कमी चल रही थी, ठीक है ना, क्लियर। आप पहले लहर में प्रभावित नहीं हुए होंगे, लेकिन दूसरी लहर जब कोरोना की चल रही थी तो उस समय मैक्सिमम लोग क्या हुए, प्रभावित हुए, ठीक है ना, क्लियर। जब मैक्सिमम लोग प्रभावित हुए तो फाइनली क्या हुआ कि उस समय ऑक्सीजन सप्लाई लोगों को की जा रही थी, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी सी छा गई थी, ठीक है ना। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्लांट्स लगाने की सोची, और प्लांट्स किससे, प्लांट्स जो है निवेश नीति के द्वारा, ठीक है ना, जिससे कि ऑक्सीजन संवर्धन, उत्पादन संवर्धन हो सके, ठीक है ना। तो ये पॉलिसी भी ले आई गई, तो ऑक्सीजन उत्पादन के अवसर को क्या करना, बढ़ावा देना। प्रदेश को ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में, चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है ना। भाई उस समय औद्योगिक तो बहुत आवश्यकता नहीं, लेकिन चिकित्सकीय आवश्यकता ज़्यादा थी, ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीज़ें हैं। तो उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में, चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ लग रहा है, एक ऑक्सीजन उद्योग के क्षेत्र में और एक चिकित्सकीय क्षेत्र, ठीक है ना, क्लियर। कैपिटल सब्सिडी आई है, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 25% दिया जा रहा है, ठीक है ना, बुंदेलखंड में और कहाँ, पूर्वांचल में 25%, मध्यांचल में 20% और पश्चिमांचल में कितना, 14%, ठीक है ना, है 15%, 15 ही तो बोल रहे हैं, 14 बोल दिए हैं क्या, हो गया होगा, स्लिप ऑफ टंग, ठीक है ना, क्लियर। तो पश्चिमांचल में 15%, ठीक है ना, बुंदेलखंड पूर्वांचल में 25, मध्यांचल में 20, पश्चिमांचल में, ठीक है ना। मतलब उत्तर प्रदेश में 4 जोन हैं, पहले 5 हुआ करते थे, एक हुआ करता था उत्तरांचल, ठीक है ना। आज वो क्या हो गया है, राज्य हो गया। आज भी अब कई अनेक आंदोलन चलते हैं कि पूर्वांचल अलग करो, बुंदेलखंड अलग करो, ठीक है ना, तमाम चलते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ठीक, क्लियर। तो उत्तरांचल तो अलग हो चुका है, उत्तराखंड अलग हो चुका है, ठीक है ना, क्लियर, राज्य के रूप में। बाकी हमारे 4 हिस्से बाकी हैं, कौन कौन से, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मध्यांचल और पश्चिमांचल, जिसमें सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न कौन सा क्षेत्र है, पश्चिमांचल। इसी वजह से उसको सब्सिडी थोड़ा सा क्या है, कम है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं। भाई गवर्नमेंट भी हर चीज़ देख करके करती है कि अगर आपके पास सुविधा है, ठीक है ना, क्लियर। अगर आपको एक क्लास में समझ में आ जा रहा है तो आपको एक ही क्लास उपलब्ध हो, और इनको 4 क्लास में समझ में आ रहा है तो इनको 4 क्लास उपलब्ध हो, ठीक है ना। लेकिन समझ में आना चाहिए इक्वल, ठीक है ना, क्लियर। आज पहली बार आई हो लग रहा है बेटा, हाँ, अच्छा रोज आती हो, अच्छा, नहीं तब ठीक है। मुस्कुराने वाले जितने बच्चे हैं, ठीक है ना, उन पर पहली नज़र जाती है, ठीक है ना, क्लियर। इसी वजह से कल थोड़ा कम लग रहा है मुस्कुरा रही थी, चलो कोई नहीं, लॉफिंग इज एन एक्सरसाइज, ठीक है ना, क्लियर। हाँ चलिए, समझ में आया कि नहीं आया। आगे आते हैं प्रमुख तथ्य।
कार्यान्वयन हेतु उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त होंगे। आयुक्त यानी कमिश्नर, ठीक है ना, आयुक्त यानी कमिश्नर, जो मतलब अवस्थापना के यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के और औद्योगिक विकास के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कमिश्नर होंगे। वही कौन होंगे, इस समिति के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, जो एग्जीक्यूशन कमेटी हो, ठीक है ना, क्लियर, ये चीजें। तो ओवरऑल आपका ये, अच्छा उपकरण कौन कौन से हैं ये जान लीजिए। एक है लिक्विड ऑक्सीजन, एक है क्रायोजेनिक टैंकर। क्रायोजेनिक का मतलब समझते हैं, कौन बताएगा क्रायोजेनिक? क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है, एनीवन एल्स, कोई भी? क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक का मतलब होता है जो क्रायो, जहां भी वर्ड आ जाए दैट वन इज रिलेटेड विद लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है ना। आपने सुना होगा क्रायो प्रिजर्वेशन, लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, जैसे लाशों वोशों को रखी जाती है या स्पर्म को आप लोग कई दिनों तक सुरक्षित रखते हैं, वो दैट पर्टिकुलर इज डन बाय क्या, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठंडे तापमान में रखते हैं। आप समझिए कि लिक्विड नाइट्रोजन माइनस 198 डिग्री सेंटीग्रेड उतना ठंडा रखा जाता है, ठीक है ना। तो क्रायो दैट मीन्स क्या, दैट वन इज रिलेटेड विद रेफ्रिजरेशन, ठंडा करने से। क्रायोजेनिक इंजन भी देखते होंगे, वो लिक्विड ऑक्सीजन होता है उसमें, होता है कि नहीं होता है। तो ठंडा जो भी है वहाँ क्रायो वर्ड आएगा, क्रायोजेनिक्स मतलब ठंडा होगा, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज। ऑक्सीजन सिलेंडर, जियोलाइट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन भंडारण यानी स्टोरेज और परिवहन उपकरण आदि, ठीक है ना, क्लियर, ये हो गया। तो मतलब ओवरऑल ये समझे रहिए इनके मेन पॉइंट्स, ठीक। उसके बाद नीचे है उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्लियर। डेटा सेंटर नीति जान लीजिए क्या है। 25 जनवरी 2021 को डेटा सेंटर नीति जारी हुई, ठीक है ना। अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष तक ये नीति प्रभावी रहेगी, ठीक है ना। दैट विल अफेक्टेड अप टू 5 years, ठीक है ना, 5 वर्ष तक अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन के, ठीक है ना, के बाद 5 वर्ष तक ये प्रभावी रहेगी। विशेषता क्या है, डेटा सेंटर इकाइयों को, यूनिट्स को, ठीक है ना, के आसपास बड़ी संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयों की स्थापना है, ठीक है ना। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई डेटा सेंटर है, ठीक है ना, डेटा सेंटर यूनिट है, उसी के आसपास क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट्स को क्या करना, लगाना, ठीक है ना, ये इसकी विशेषता है, ठीक। लगभग 4000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और 10,000 से 20,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है इस नीति से, ठीक है ना। जो डेटा सेंटर नीति है, इससे देखिए यही सब ऑप्शंस बनते हैं प्रीलिम्स के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। और कलेक्टिवली ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है किसके लिए, मेंस के लिए, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स भी सहायक होगा और मेंस भी सहायक होगा। उन्हीं पॉइंट्स को रखा गया है जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। जैसे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी, अफेक्टेड अप टू 5 years, ठीक। कब शुरू हुई, 25 जनवरी को मतदाता दिवस है, ठीक है ना, ऐसे याद कर लीजिए, बैठा लीजिए कुछ दिमाग में, ठीक है ना। उसी दिन हमारा मंत्रिमंडल द्वारा शुरू हुआ, ठीक। इसमें क्या करना है, जो डेटा सेंटर इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं, उनके आसपास हमको क्या करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर्स को अवस्थापित करना है, ठीक है ना, क्लियर। इसमें कहा कि ये है कि 4000 व्यक्तियों को डायरेक्ट और 10 से 20,000 लोगों को इनडायरेक्ट रूप से एम्प्लॉयमेंट हम दे देंगे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद 3 संभावित डेटा पार्क्स, तो ये जो डेटा पार्क है, ठीक है ना, ये 3 संभावित
मतलब 3 डेटा पार्क्स बनाने की संभावना है और 10 डेटा सेंटर यूनिट्स लगाने की संभावना है इस किसके थ्रू, पॉलिसी के थ्रू। ठीक है ना। इस पॉलिसी में कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो उस पॉलिसी में एक टारगेट रखा जाता है कि 5 साल तक की ये योजना पॉलिसी है। इस पॉलिसी के तहत हम लोग क्या करेंगे, इस नीति के तहत 3 डेटा पार्क और डेटा सेंटर कितने, 10 डेटा सेंटर हम लोग बनाएंगे। ठीक है ना, क्लियर। और रोजगार के अवसर जो उपलब्ध हो रहे हैं 4000 लोगों को डायरेक्ट और 10,000 से 20,000 लोगों को इनडायरेक्ट उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए, एक दिन में कोई चीज याद नहीं होती है। आप गए घर पे, इसको मेन पॉइंट्स 3-4 दिन तक लगातार देखेंगे, याद रहेगा। उसके बाद हफ्ते बाद देखना शुरू कीजिए और उसके बाद महीनों बाद देखना शुरू कीजिए, तो वो याद रहता है। और आज ही जा करके प्रेम से ऐसे कर दिए, बंद कर दिए, अलमारी में रख दिए, सिटकिनी लगा दिए, ठीक, तो क्या याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। ये ऐसी चीजें हैं कि प्रॉपर आपको देखनी पड़ती है और देखने में बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। देखने में मात्र आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है रिवाइज करते हैं। ये पढ़े अगर क्लास में कंसंट्रेट होकर के पढ़ रहे होंगे तो ये भी शर्त है। ठीक है ना, क्लियर। नहीं तो पता चले पढ़े यहाँ रहे हैं, दिमाग जो है गुजिया पे लगा हुआ है घर में। ठीक है ना, होली का सीजन चल रहा है। ठीक, चलिए, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिए। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 10 सितंबर 2019 को लॉन्च हुई। ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करना। ठीक, मतलब इस नीति में क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति है उसके लक्ष्यों को प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। इसका लक्ष्य क्या है? राज्य का लक्ष्य है कि केंद्र सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनके लक्ष्यों को क्या करना, प्राप्त करना। क्या बात है भाई, थोड़ा सुना रहे हैं? कुछ गमों में क्या की छिपा रहे हैं? बहुत दिनों बाद। अच्छा, होली मिलन है। चलिए, किसानों की आय में वृद्धि करना, किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना। देखिए, शुरू किया गया था 19 में, तो अभी मैंने बताया कि 2022 में सरकार का लक्ष्य क्या था, कृषि आय को दुगना करना। वही है, कृषि आय में वृद्धि करना। वो कैसे लिखेंगी, दुगना करना, बस वृद्धि करना। ठीक है ना, क्लियर। कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना, भाई कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। भाई आजकल इन्वेस्टमेंट किस में कर रहे हैं? आजकल इन्वेस्टमेंट जो है अल्टरनेटिव्स पे कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र आपका यहीं तक नहीं है कि गेहूं और चावल और सरसों। ठीक है ना, आजकल कैश क्रॉप्स का भी जमाना है, वो भी कृषि में आ रहा है। मशरूम की खेती कर रहे हैं, ठीक है ना, पैसे कमा रहे हैं। ठीक, मछली उत्पादन, झींगा उत्पादन, ठीक है ना, क्लियर। ये सब जो है ये किस में आ रहे हैं? कृषि क्षेत्र में आ रहे हैं। सब्जी उत्पादन, जिसको हम लोग कहते हैं ओलेरीकल्चर, ठीक है ना, ओलेरीकल्चर, तो ये भी कृषि में आ रहा है। फल उत्पादन, ठीक है ना, ये भी कृषि में आ रहा है। तो उसके वैकल्पिक स्रोतों द्वारा कृषक को अपनी आय को बढ़ाना। और आय कैसे बढ़ेगी? जब तक निवेश नहीं किया जाएगा। मैंने आपको निवेश की परिभाषा बता रखी है क्या, कि जो लाभ के लिए खर्च किया जाए। भाई मशरूम की खेती में आप लाभ इन्वेस्ट इतना करोगे, लाभ इतना कमाओगे कि नहीं कमाओगे? आपने सब्जी बो दी, एक टाइम बो दी और फिर कम से कम 2-3 महीना लाभ कमाते रहे। ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्या है? ये अल्टरनेटिव्स है। एक बार आपने मछली डाल दिया,
और उसके बाद क्या है, पूरे तालाब में मछली फैली हुई है, ठीक है ना। सरकार आजकल प्रोत्साहन भी दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्या है, तरीके हैं जो जिससे कि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग इनकम जनरेट कर सकें थ्रू इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी कहाँ होना चाहिए, इन एप्रोप्रिएट रीजन्स, उपयुक्त क्षेत्रों में। पता चला आपको उस एरिया का ज्ञान ही नहीं है, इन्वेस्ट किए जा रहे हो दूसरे के भरोसे, ठीक है ना, तो कहाँ कुछ होने वाला है, ठीक है ना। ये वही है अंतरराष्ट्रीय बाजार का आकलन करना, अंतरराष्ट्रीय बाजार का आकलन करना, उसके प्रबंधन से संबंधित बाधाओं को दूर करना। उसी समय 19 की ही बात है, सरकार ने जो है एक एक्सप्रेस भी चलाई थी, ठीक है ना, एक मालगाड़ी भी चलाई थी जो कृषि प्रोडक्ट्स को ले जाती थी इधर से उधर, ठीक है ना, क्लियर। ताकि जैसे आपने यहाँ कोई भी फसल उगा ली और फाइनली उसको बेचना का है पश्चिम बंगाल में, वहाँ के व्यापारी से आपने सौदा कर लिया, ठीक है ना, तो उस ट्रेन के माध्यम से कम उसमें आप क्या कर सकते हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये 2019 के बजट में था, ठीक है ना, तो उसी समय की ये नीति है, ठीक। उसके बाद है कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक दुगना करने का लक्ष्य। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। इंपॉर्टेंट ये है, प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि कृषि निर्यात नीति 2019 के तहत, ठीक, कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य सरकार का कब तक है, 2022, 23, 24, 25। तो ऑप्शन आप क्या लगाओगे, 24, ठीक है ना, क्लियर। तो इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है ना, और उसको क्या करना रहता है, आपको टिक करना रहता है बहुविकल्पी में। अब क्या है विशेषताएं, रोग मुक्त क्षेत्रों को विकसित करना, अच्छी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, ठीक है ना, जो भी प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं, पद्धतियां हैं, उनको हम लोग